प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव आप सब लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। एमए हिंदी 7th पेपर और सेकंड सेमेस्टर प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत बाबा नागार्जुन का काव्य सिंदूर तिलकित भाल। इसके पूर्व मैंने आपको जो अन्य कविताएं बताई हैं उन कविताओं के बाद यह भी आपके कोर्स में है सिंदूर तिलकित भाल। यह कवि का काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, वहाँ से लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि कवि का जो सौंदर्य प्रेमी हृदय है, सौंदर्य प्रेमी मन है, वो सहज स्वाभाविक प्राकृतिक भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें मैं पंक्तियाँ पढ़ते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी कि इसकी क्या व्याख्या है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। ये जो पंक्तियां हैं ऊपर की, इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि प्रगतिवादी बड़े ही मारक व्यंग लिखने वाले कवि नागार्जुन जी की इस कविता में आपको श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि वो चले गए थे श्रीलंका और श्रीलंका में जाकर वहाँ वो बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर भिक्षुक बन गए थे और वहाँ रह रहे थे अकेले। और उस समय वहाँ उनको अकेले का मतलब है अपने घर वालों से दूर। वहाँ उनको अपने समाज की, अपने देश की याद आ रही थी, स्मृति आ रही थी। तो वहीं इन्होंने ये रचना छोड़ी, क्योंकि यहाँ पत्नी को छोड़कर गए थे, देश समाज से दूर चले गए थे। परंतु अपने परिवार, अपना समाज, अपने देश को वो भुला पाना इतना आसान नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं ना, लॉकडाउन में जो लोग फंसे हैं वो किस तरह से घर आना चाह रहे हैं, और घर आने का उनका जो मन है वो है अपने लोगों के पास आना चाह रहे हैं। कैसे भी हो वो अपने लोगों के पास पहुंच जाना चाह रहे हैं। चाहे देख रहे हैं कि आप लोग पैदल निकल जा रहे हैं, कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर यदि उनका गांव है, फिर भी वो पैदल निकल जा रहे हैं। तो यहाँ तो नागार्जुन विदेश में हैं, युवा नागार्जुन, और अब उनको अपनी पत्नी का सिंदूर लगा वह माथ याद आ रहा है जिसमें विवाह के समय उन्होंने सिंदूर डाला था। वे अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने समाज से दूर रहना चाहेगा, किसको दूसरे से किसी काम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को सभी का सहयोग और सभी का साथ चाहिए। तो इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि आगे लिखते हैं। देखिए आगे की पंक्तियां। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। कवि कहते हैं कि मैं पत्थर का नहीं हो गया हूँ, कि मुझ में कोई भाव ही नहीं है। मैं तो मनुष्य हूँ भाई, पत्थर तो नहीं हूँ। कोई मुझे कहीं भी ऐसे कहीं थोड़ी डाल देगा, फेंक देगा, क्योंकि मैं एक जीता जागता मनुष्य हूँ और कोई मुझे ऐसे कहीं नहीं डाल सकता। क्या मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, किसी से किसी बात के लिए अनुरोध नहीं करूँगा। ऐसे लोग, जिन लोगों के पास वेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कसक नहीं है, वो कैसे निश्वास निकालेगा। उसको दुख ही नहीं है भाई, तो वो काहे के लिए दुखी होकर सांस लेगा। लेकिन मैं अपनी क्या बताऊं। आगे वो कहते हैं कि मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ न किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। कवि आगे कहते हैं, बता रहे हैं कि मैं एक मानव हूँ, सचेतन मानव हूँ। मुझे हर्ष विषाद यानी खुशी और दुख यानी सुख दुख चिंता क्रोध सभी भावों का बोध होता है, सभी भावों का ज्ञान होता है। पर मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, अकेला पाता हूँ। आगे वो कहते हैं कि यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान,
यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। और आगे वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, अंदाज है, सब है। कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा है, परंतु है तो सब। मुझे वहाँ की सुधि आती है, वहाँ की याद आती है। मैं भूला नहीं हूँ, कुछ आ गया हूँ जरूर वहाँ से, लेकिन सब कुछ भूला नहीं हूँ, सब मुझे याद आते हैं। इसीलिए तो वो अपनी पत्नी के लिए प्राण संबोधन करते हैं, तभी तो तुम याद आती प्राण, अपनी पत्नी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मैं अब भी भावों से भरा हुआ हूँ, मेरी भावनाएं हैं वो उथल पुथल हो रही हैं, मुझे तुम याद आती हो, मैं पत्थर का नहीं हो गया हूँ, ये कवि कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं सुनिए। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम। कवि कितने तड़प रहे हैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए। कह रहे हैं कि दूर तो मैं हूँ, लेकिन मुझे अपने लोगों की याद आ रही है, बड़ों का स्नेह याद आ रहा है। ये स्मृतियाँ ऐसी हैं जिसमें जितना डूबते चले जाता हूँ मैं। कभी ये चीज़ याद आती, कभी वो चीज़ याद आती, कभी वहाँ का ये याद आता है, कभी वो याद आता है। ग्राम की अपनी एक संस्कृति होती है। वहाँ जैसे आप दूर में कहीं रह के पढ़ रहे होंगे और जैसे घर जाते हैं तो घर जाने के बाद आसपास पड़ोसी, अपने पुराने स्कूल के मित्र किस तरह से मिलते हैं, वो सब कितना अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही कवि को स्मृति आ रही है अपने गांव की। मुझे अपने गांव तरौनी की, वहाँ जो लीची का फल होता है, लीची खाया आपने कभी? खा के देखना। तो लीची का फल है, वो आम है, वहाँ तरह तरह के, वो सब याद आ रहे हैं मुझे। यहाँ बैठा बैठा मैं उन सब को याद कर रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद आते कमल कुमुदिनी और तालम खान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। कवि कहते हैं कि गांव की याद मुझे आ रही है, वहाँ के कमल, वहाँ की कुमुदनी, वहाँ का तालम खान, वहाँ के गांव के धान की खुशबू, तालाब की मछलियाँ, सब याद आ रही हैं। जो कवि है ना, मछली के बड़े शौकीन थे। आपको बताऊं, इनका जो उपन्यास है वरुण के बेटे, उस उपन्यास में आप देखेंगे, जैसा उसका नाम है वरुण, वरुण जानते हो ना, वरुण कौन है? वरुण जल के देवता हैं। तो वरुण के बेटे इनके लिए लिखा गया, आप समझ गए। तो वहाँ पे मछलियों के इतने तरह के नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे कि आपको लगेगा कि अरे इतने मछलियों के नाम तो हम लोगों ने अभी तक सुना ही नहीं था। तो इनको वो मछलियाँ भी याद आ रही हैं, पूरा जनपद याद आ रहा है, संपूर्ण जनपद याद आ रहा है। जो इनको जब वहाँ से दूर हैं तो ये सब चीज़ बड़ा मनमोहक लग रहा है और मन में सोच रहे हैं कि मैं इनसे दूर हूँ। और फिर अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रयंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल, अनेक विध मधुमास, विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं 10 मास। कवि आगे कहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं ना, जाना चाहते हो कि आप लोग भी, जब वहाँ जाओगे तब पता चलेगा कि अपनी ज़मीन, अपनी धरती से दूर जाओ तो फिर कैसी तड़प होती है। वही तड़प जो नागार्जुन की कविता में दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि धन्य है वे मृदुल अंक, अंक मने गोद। जब वो छोटे थे तो गांव के जो बड़े लोग थे उनसे, उन लोगों ने तो अपनी गोदी में उसको लिया था ना। तो ये कह रहे हैं कि धन्य है वो मृदुलतम अंक जो मेरे कारण गंदे हुए थे, कभी अब उन्होंने गंदा कर दिया। वो धन्य हो वहाँ के अन्न, वहाँ का पानी, वहाँ की साग सब्जियाँ, फल फूल कंद मूल, सब बहुत ही सुंदर है। वहाँ की सुंदर ऋतुएं, हमारे यहाँ
अलग अलग ऋतुएं आती हैं, एक जैसा मौसम साल भर रहे ऐसा तो रहता नहीं है। तो उन ऋतुओं को भी याद कर रहे हैं। इन सब का मुझ पर इतना ऋण है कि मैं उस ऋण का 1/10वां अंश भी नहीं चुका सकता, और मैं, क्योंकि मैं बाहर हूँ, नहीं चुका सकता। वैसे भी माता और मातृभूमि के ऋण से ऋण होना बहुत मुश्किल है, और फिर मैं तो अपनी मातृभूमि से दूर हूँ। सो कैसे मैं उनकी स्मृति में बस उन्हें देख पा रहा हूँ। आगे की पंक्तियों में वो कहते हैं, ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। है ना, सही बात कि वो यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। कवि कहते हैं दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कहते कि भले ही मैं आज उन लोगों से सबसे दूर हो गया हूँ, पर मेरे हृदय से एक फूंक उठ रही है, एक आवाज आ रही है। वे लोग, वहाँ का समाज धन्य है। वे लोग और वहाँ का समाज, वह देश धन्य है जो अपना देश छोड़कर जाते हैं। मैं उनके लिए विशेष फिर से कहूँगी कि कवि के इन भावों को निश्चित ही उनको पढ़ना चाहिए। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ भी लोगों के साथ हूँ, समाज में हूँ लोगों के, लेकिन यहाँ मैं असहाय भी नहीं हूँ कि ऐसा है कि मुझे कोई सहायता नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवन भर ताउम्र यदि विदेश में रहते हैं तो विदेशी ही कहलाएंगे ना। वहाँ भले ही आप अपनी सेवा दे रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं सब कुछ आपने अपना होम कर दिया, लेकिन वहाँ के लिए तो आप विदेशी ही कहलाएंगे। लोग आपको प्रवासी ही कहेंगे, प्रवासी ही कहेंगे। वो जो कसक है कवि के हृदय में कि मैं यहाँ कितना भी कर लूँ, कैसा भी रह लूँ, लेकिन मैं प्रवासी कहलाऊंगा, विदेशी कहलाऊंगा, तो उस चीज़ को आगे व्यक्त करते हैं। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी हुक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख, सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब वरुण करुण आख्यान, सुना करता है सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। आगे वे सोचते हैं कि मैं यहाँ प्रवासी हूँ, विदेशी जब तक जीवित रहा तब तक वहाँ रहा, लेकिन विदेशी ही कहलाएगा, और जब मैं मर जाऊंगा लोग 2 फूल डाल देंगे, लेकिन समय तो अपनी गति से चलता ही चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। और जब तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी तो तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा होगी, वो जो हुक उठेगा मन से वो कितना वेदनामय होगा। और ऐसे समय में रहूंगा तो तुम्हारे सामने रहूंगा, लेकिन किस रूप में? तस्वीर के रूप में। मेरी तस्वीर तुम्हारे सामने होगी, मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहूंगा, मैं तुमको सांत्वना नहीं दे सकूंगा। जैसे संध्या के समय जो डूबता हुआ सूरज होता है उसमें भी लालिमा होती है, लेकिन उस लालिमा में उमंग नहीं होता। प्रातः काल का जो सूरज है उसकी लालिमा होती है, वो उसमें उमंग होता है, उल्लास होता है, लेकिन शाम का जो सूरज, सांध्य जो सूरज है उसमें वो लालिमा होती तो है लेकिन उमंग नहीं होता। वैसे ही मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी सांत्वना नहीं दे पाऊंगा, जिसको इसलिए कवि अंत में कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुंदरी, ऐसे समय मुझे याद आता है तुम्हारा वह सिंदूर से भरा हुआ मांग, और मैं व्याकुल हो उठता हूँ। तो ये जो कविता है कवि की एकदम प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मन का जो भाव है वो, और सामाजिक संस्कृति है वो, और श्रृंगार रस है वो, सब कुछ एक साथ इस कविता में हमें दिखाई पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने नागार्जुन की इस कविता को सुना, और मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।